हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर सेकेंड। आज हम बात करें किसी एक करेंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। ठीक, एक हमारा कॉइल है, उस कॉइल के एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक। चैप्टर हमारा क्या है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। एक इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट टॉपिक जो हमारी रहेगी मैग्नेटिक फील्ड at the axis of magnetic field at the axis of carrying coil। ठीक है, एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसके एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ओके, तो ये रही हमारी एक सर्कुलर कॉइल। ठीक है, अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ये रही हमारी सर्कुलर कॉइल। अब इस सर्कुलर कॉइल में हमारी करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है, इस सर्कुलर कॉइल में करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक, मान लेते हैं इस सर्कुलर कॉइल का जो रेडियस है वो क्या है, आर है। अब हमसे पूछा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। इस करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इस करंट कैरिंग कॉइल पे एक्सिस में किसी पॉइंट एक्स पे, वही पॉइंट बी है, इस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे बायोट-सावर्त लॉ की हेल्प से। बायोट-सावर्त हमें कहता क्या था कि हम एक छोटा सा एलिमेंट कट कर देते हैं, उस छोटे से एलिमेंट से किसी भी डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं। जैसे हम निकाल लेते हैं एक करंट कैरिंग वायर है, उसमें हमने एक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ कट किया था। उस स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ के से आर डिस्टेंस की दूरी पे किसी पॉइंट पी पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। तो ये करंट कैरिंग कॉइल है। अब एक साथ हम इस पूरे कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे, मतलब एक साथ हम इस पूरे कॉइल को जैसे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। तो वही बायोट-सावर्त लॉ की हेल्प लेंगे। हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, उस छोटे से एलिमेंट की हेल्प से इस पॉइंट पे पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे। जो हम इंटीग्रेट कर देंगे इस पूरे वायर की वजह से, मतलब इस पूरे कॉइल की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम करते क्या है, हम एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ है डीएल, इसका सेम डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब इसी लूप में सेम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे हम यही सेम लेंथ का और एक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ कट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब बायोट-सावर्त लॉ पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा था कि जो हम एलिमेंट्री लेंथ डीएल कट करते थे, स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ, उसकी डायरेक्शन करंट के अलावा रहती थी। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये करंट अगर इस साइड जा रहा है, ठीक है, तो ये रहेगी, और इधर से इधर जा रहा है तो इधर का क्या डायरेक्शन, ये रहेगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पी पर निकालना का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहते क्या थे कि डीएल वेक्टर से हम पोजीशन वेक्टर ले जाते थे पॉइंट पी तक। ठीक है, तो मतलब हमको एक पोजीशन वेक्टर चाहिए ना, इस डीएल वेक्टर से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, ये है, ऐसे ही सेम इसकी वजह से भी होना चाहिए था। सेम जो डिस्टेंस यहाँ से आ रहा है, हम मान लेते हैं इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है। ठीक, अगर हमको ये चाहिए तो जो ये रहेगा वही ये भी रहेगा, क्योंकि देखिए जो हमने छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ कट किया है वो भी डीएल वेक्टर, ये भी डीएल वेक्टर, मतलब दोनों सेम है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है।
और एक दूसरे से डायमेट्रिकली अपोजिट कर किया गया है, ठीक है। जब डायमेट्रिकली अपोजिट कर किया गया है तो इस पॉइंट जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी होगी, ठीक है। ये दोनों स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ के जैसे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट पी पर। जब हमको मिल जाएगा तो हम जब हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा डीबी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, उस छोटे से एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे वायर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, ठीक। अब देखिए, हाँ ओके, अब ये जो हमारा कॉइल है वो, ये हमारा कॉइल इस बोर्ड में, अब देखिए बोर्ड तो हमारा 2D में है, इसको 3D दिखा नहीं सकते हैं। तो ये जो कॉइल हमारा वो इस कंडीशन में, ये है हमारा कॉइल, ठीक है, ये रहा हमारा कॉइल। अब इस कॉइल में जो हमारी करंट फ्लो कर रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रही है। किस क्लॉकवाइज में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी करंट फ्लो कर रही है। ये देखिए, ये रहा हमारा कॉइल, ये रहा हमारा कॉइल, यहाँ कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एक हमने, ये रहा हमारा कॉइल, एक हमने छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ यहाँ करके नीचे करके फिर ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट है। अब इस छोटे से एलिमेंट के जैसे इस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये देखिए, ये डिस्टेंस रहा पोजीशन वेक्टर, एक डिस्टेंस यहाँ नीचे से रहा, एक ऊपर से रहा, पहले वाले लेंथ के जैसे एक छोटा, एक उसके जस्ट अपोजिट वाला जो हमने छोटा सा एलिमेंट करके उसके लिए यहाँ से रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से था ना, मतलब आप जो बायोट सावर्ट लॉ किए थे, तो बायोट सावर्ट लॉ में आप छोटा सा एलिमेंट लेंथ कर किए थे डीएल वेक्टर, इससे आप आर डिस्टेंस की वजह किसी पॉइंट P पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। तो सेम यही है, देखिए डीएल वेक्टर हमने कर दिया है छोटा सा, इससे पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस कैसे? ये रहा हमारा कॉइल, ये रहा हमारा कॉइल, ठीक है। हमने एक एलिमेंट यहाँ कर दिया, ठीक इसके अपोजिट एक एलिमेंट हमने नीचे कर दिया, तो ये हमारा पॉइंट P। तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ठीक, ओके। चलिए, अब देखिए, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, अब जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो मिलेगी, देखिए यहाँ से देखिए, अगर आप देखना चाहेंगे फार्मूला हमारा क्या बनता था, ये बात देखिए, जो हमारा थीटा था, चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डीएल, एक छोटे से लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P बनती थी तो क्या मिलती थी? dB इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर, यही मिलता था हमें, ठीक है। अब इसी फार्मूले को क्रॉस, चलिए देखिए, इसी फार्मूले को हम सिंपल सा रखेंगे, इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे? इस तरीके लिखते थे ना, कैसे लिखते थे? dB वेक्टर इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाई में r क्यूब। तो ये जो हमको थीटा एंगल मिलता था वो मिलता था डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की वजह से, मतलब जो हमको थीटा एंगल मिल रहा है थीटा किसकी वजह से मिलता था? डीएल वेक्टर क्रॉस, देखिए डॉट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े क्या पढ़े? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल में ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो हमें फार्मूला बना है वो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की वजह से बना है। इसका मतलब जो एंगल बन रहा है ये थीटा ए बी के क्रॉस बनेगा, तो इस तरीके से यहाँ जो बनेगा एंगल थीटा वो डीएल और आर के क्रॉस बनेगा थीटा, ठीक है। अब देखिए, ये रहा हमारा आर वेक्टर वाला पोजीशन वेक्टर ये है, और डीएल वेक्टर हमारा करंट डायरेक्शन में। अब कॉइल हमारा ये कंडीशन में नहीं है, कॉइल हमारा इस कंडीशन में, ठीक है। तो हमको जो डायरेक्शन मिल रही है वो इस साइड, ये देखिए, ये हमने किया डीएल डायरेक्शन इस साइड मिल रही है, और हमारा जो ये रहा हमारा कॉइल, डीएल डायरेक्शन इस साइड आ रही है, इधर से इधर, और आर वेक्टर इस साइड है। देखिए ये इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से हमारा बन रहा है। तो अगर इनके बीच में एंगल लेकिन क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ से हमको थीटा क्या मिलता है? यहाँ से हमको थीटा मिलता है, थीटा इक्वल में 90 डिग्री, समझ रहे हैं। तो ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? dB इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl। अब इस साइन 90 यहाँ लिख सकते हैं आप, साइन 90 डिग्री इक्वल 1।
अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। हम इस थीटा की जगह पर 90 रखेंगे, साइन 90 रखेंगे, इस साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ से हमको साइन 90 इक्वल 1 मिल जाएगा, बाई में आर इसका मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आर है क्या, आर ये है, तो आर हमको ये आर कैसे निकालना है, ये देखिए ये कंडीशन से। अब ये आर कैसे निकलेगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये रहा आपका हाइपोटेनस, तो यहाँ से क्या मिलेगा, आर वेक्टर का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपको आर वेक्टर की वैल्यू मिलेगी रूट में आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ आपको वैल्यू मिलती है आर वेक्टर की रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये फार्मूला हमारा क्या बनता है, डी बी इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई रियल, ठीक, ओके। चलिए अब यहाँ ये आर वेक्टर है और आर वेक्टर इक्वल रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से अब देखिए यहाँ आर की वैल्यू ये है, चलिए रखते हैं, अच्छा क्या है आपका रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर हो जाएगा ये रूट आपका हट जाएगा, मतलब रूट आप पढ़िए, ये फिर सिंपल लिख दिया जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब चलिए इधर देखते हैं, ठीक है, तो इसको इस साइड बना लेते हैं, अभी वहां जगह नहीं है, इसलिए नीचे लिख दे क्या, इसको और इधर बना लेते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से बना था। छोटा सा एलिमेंट आपने यहाँ कट किया था डीएल, इसकी डायरेक्शन करंट के अलोंग थी, यहाँ भी आपने कट किया था, इसकी डायरेक्शन करंट के अलोंग थी, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या मिली थी, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और इसको आपने माना था आर। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे निकाल देते हैं, हम लोग को आप रखते थे करंट के अलोंग, और जब आप कर ले करते थे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती थी, समझ रहे हैं। इस पॉइंट पी के परपेंडिकुलर आपको मिलेगी डायरेक्शन, तो देखिए ये रहा, मान लीजिए आपका कॉइल है, ये रहा आपका कॉइल, क्या रहा है आपका कॉइल। अब इस कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इस कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो करंट डायरेक्शन क्या रही, ये रही, ठीक है, करंट डायरेक्शन आप क्या रही, ये रही, ठीक, ठीक। अब देखिए आपने करंट डायरेक्शन रखा, ये रहा कॉइल आपका, ये करंट डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, ये आपने रखा करंट डायरेक्शन रखा, और ये रहा पॉइंट पी। तो इस तरीके से पॉइंट पी आप जब से कर ले करोगे, तो जब से कर ले करोगे तो ठीक ये डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड में लगेगी। जब आप इसको कर ले करोगे, ये रहा आपका कॉइल, कॉइल में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो आपने करंट डायरेक्शन में थंब रखा, थंब रखने के बाद जैसे पॉइंट पी के क्रॉस कर ले करके आपने कर ले किया, जब कर ले करने को तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस डीएल लेंथ की वजह से, सेम इस डीएल लेंथ की वजह से आपको यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। अब दोनों जो लेंथ है वो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी सेम बनेगी, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इस डीबी के कंपोनेंट्स बनेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ जो एंगल आपको बन रहा है क्या बन रहा है, फाई बन रहा है, यहाँ जो एंगल फाई बन रहा है, ठीक है। अब इस डीबी के दो कंपोनेंट बनेंगे, समझ रहे हैं, ठीक। देखिए ये जो लाइन आपकी गई है, ये जो लाइन और ये लाइन एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी 90 माइनस
फाइव। अगर यहाँ से यहाँ तक ये लाइन जो गई और ये लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरे की, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। अगर इतना एंगल 5 बन गया तो ये जो बचेगा एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस 5 बचेगा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे ये आपकी वैल्यू आई है 90, ये एंगल जो है आपको 90 माइनस 5, ठीक। और ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक। अगर इतने की वैल्यू 90 के बराबर है तो जो 90 माइनस 5 इक्वल 90 है, आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ये जो मिलेगा एंगल आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या है, देखो यहाँ से ये लाइन परपेंडिकुलर है आप एक दूसरे के, और ये भी लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल 5 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इस 90 में घटेगा ना इतना, 90 माइनस 5 हो गया। अब अगर ये एंगल 90 माइनस 5 और ये पूरा होता है 90, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, 90 माइनस 5 माइनस 90 करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, 90 मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। वैसे ये देखो पूरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। अगर इतने में से अगर हम ये एंगल निकाल लेंगे क्या मिलेगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो माइनस में 90 माइनस 5 निकाल देंगे तो ये 90 डिग्री माइनस में 90 प्लस में 5, ये 90 कट के बचा सिर्फ 5, मतलब ये वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 5 मिलेगी। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या मिला, ये 5 मिला। अगर ये 5 इसी वजह से सेम यहाँ भी 5 बनेगा, समझ रहे हैं। यहाँ भी क्या मिला, 5 मिला। अब देखिए ये पॉइंट आपका P है, क्या है आपका पॉइंट P है। ठीक है, चलिए अब जिस कंपोनेंट से एंगल अटैच रहता है उसको cos थीटा मानते हैं। ये यहाँ क्या बनेगा, dv cos थीटा। अब थीटा नहीं, यहाँ 5 ना, इसलिए यहाँ 5 हो जाएगा। ये भी वही कंडीशन है, यहाँ भी इस कंपोनेंट से एंगल अटैच है, यहाँ ये भी बनेगा आपका dv cos 5, और ये वाला बनेगा इसके वजह से क्या बनेगा, dv sin 5, इस वजह से बनेगा dv sin 5। ठीक है, मतलब इस सर्कुलर कॉइल में जो हमने छोटा सा एलिमेंट कट किया था dl लेंथ का, और इधर भी हमने कट किया dl लेंथ का, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी, जिसके दो कंपोनेंट बने, एक बना dv cos 5, एक बना dv sin 5। इसी वजह से बना dv cos 5 dv sin 5। अब देखिए ये दोनों जो dv cos 5 ये भी dv cos 5, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है और अपोजिट डायरेक्शन में है। ये रहा आपका एक्सिस जस्ट परपेंडिकुलर है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम ही है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, मैग्नीट्यूड में सेम होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, समझ रहे हैं। एक दूसरे अपोजिट होना और इनका मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सिर्फ dv sin थीटा की वजह से बनेगी, समझ रहे हैं। मतलब इस पॉइंट P पर, मतलब हमसे पूछा जा रहा है, हेडिंग देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट। इस करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे हमें चाहिए था। एक्सिस पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला है sin थीटा। देखिए ये रहा आपका एक्सिस, एक्सिस में क्या मिला, ये वाला मिला है। तो मतलब ये एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनेगी वो dv sin थीटा की वजह से बनेगी, समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अभी हम जब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी रहेगी, हम क्या निकालेंगे, मान लीजिए हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड different at point P। मतलब इस पूरे कॉइल की वजह से, जो अभी तक तो छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगी dv sin 5, इस पूरे कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब देखो अगर छोटा सा, ये छोटा सा एलिमेंट हमने, अगर ये इसे ऐड इतना छोटा सा कट किया, अगर यही सारे लेंथ को छोटा कट करके ऐड कर देते पूरे इस वायर का, पूरा ये वायर मिल जाएगा ना। हमने छोटा कट किया तो छोटा अगर इनको ऐड कर दे तो हमको इस पूरे वायर का मिल जाएगा लेंथ। छोटा लेंथ से मिलती है, बड़ा सा लेंथ बना है ना। अगर इनको हम ऐड कर दें ये पूरा मिल जाएगा, छोटा सा यहाँ का फिर सभी ऐड कर दिया तो पूरे इस वायर का लेंथ मिल जाएगा। मतलब अगर इस पूरे वायर के लेंथ के अक्रॉस हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हम क्या करेंगे, सम करने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो हमको मिला है, क्या मिला है, dv sin 5। अगर हमको इस पूरे कॉइल के जैसे इस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए B चाहिए, पूरे कॉइल के जैसे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी B,
इंटीग्रेट किसे करेंगे, डीवी साइन फाई। अब कुछ के दिमाग में है, क्योंकि अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि यहाँ पर डीबी साइन फाई है, ये भी डीबी साइन फाई है, तो यहाँ 2 डीबी साइन फाई होना चाहिए था, लेकिन 2 डीबी साइन फाई नहीं, क्यों नहीं होगा। अब देखिए अगर हमको पूरे वायर, अभी तो देखो 2 ही छोटे से लेंथ पे जस्ट निकला है, ये देखो एक के लिए डीबी साइन फाई, दूसरे के लिए डीबी साइन फाई। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देना, ये पूरे वायर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो निकल जाएगा, ठीक है, इसलिए इंटीग्रेट किया जाता है। यहाँ चलिए हम इंटीग्रेट करते हैं, तो हमको यहाँ से मिलता क्या है, एक बार हम चेक पहले देखते हैं, कैमरे में आता है, एक मिनट देखते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, b इक्वल, इस dv की वैल्यू हमने यहाँ निकाला है, क्या निकाला है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब साइन फाई, अब साइन फाई हमें क्या कहाँ से मिलेगा, साइन फाई देखिए, अब ये ट्रेंगल देखिए, ये रहा आपका फाई, आपको साइन फाई निकालना है, साइन फाई यहाँ से क्या निकलेगा, साइन फाई का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर आपका ये हुआ, हाइपोटेनस आपका ये हुआ, क्या मिलेगा आपको, आर बाई में रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनस था, परपेंडिकुलर आर रहा, हाइपोटेनस का ये रहा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस रूट को आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब साइन फाई की जगह पे ये आपको मिल जाएगा आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो चलिए यहां से देखते हैं, बस क्या मिलेगा, b इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर, ओके। अब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो अगर हम ऐड दोनों का सेम है, ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। चलिए ओके, चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट हमारा म्यू नॉट है, 4 पाई है, ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट, मतलब सिर्फ वेरिएबल क्या है हमारा, सिर्फ डीएल लेंथ हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ देखिए हमको जगह क्या मिलेगा, b इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आपका कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, और क्या है ये वाला टर्म कांस्टेंट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/, तो भी कांस्टेंट, सिर्फ वेरिएबल क्या हमारा डीएल, डीएल वेरिएबल, देखिए डीएल यहाँ कुछ होगा। अब जब इस पूरे डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरे वायर की लेंथ मिल जाएगी, इस पूरे वायर की लेंथ की, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इंटीग्रेट करेंगे वायर की लेंथ कैपिटल एल बाहर आ जाएगा, मतलब इस फाइल की लेंथ मिलेगी। अब इस फाइल की लेंथ क्या होगी, अब सरकमफ्रेंस ऑफ इस सरकमफ्रेंस ऑफ लूप निकालेंगे, इस स्क्वायर की लेंथ मिल जाएगी, इसका मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ लूप मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, मतलब इस वायर की जो लेंथ है क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, b इक्वल म्यू नॉट, चलिए ब्लैक मार्कर क्या मिलेगा हमें, b इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू बाहर आ जाएगा 2 पाई आर, ओके। ये हम चलिए हम ऊपर लिखते हैं, ओके, अब ऊपर लिखते हैं, ठीक। देखिए क्या मिलेगा हमें, क्या मिलता है,
बी इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर। आप देखेंगे ये 2 पाई से 4 पाई कटेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ आर बचेगा, आर आर मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, क्या बचा, वहां कट गया, 2 बचा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, ये मिलता है आपको एक्सप्रेशन। मतलब इस कॉइल की वजह से, करंट कॉइल की वजह से पॉइंट पी पर, मतलब इस करंट कॉइल के एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्या बनेगी, बी इक्वल म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, क्वेश्चन शॉट ले लीजिए। चलिए, अभी हमने निकाला है कि एक करंट कैरिंग कॉइल था, एक करंट कैरिंग कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सियल एक्सिस किसी पॉइंट पी पर निकल के आने के लिए हमें एन थे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो नोट कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्या है आपका, इफ कॉइल हैज एन टर्न, अभी कॉइल में 1 टर्न है, ठीक है, अगर कॉइल में n टर्न हो, फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, मिलेगा B इक्वल म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपको मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, इरेज कर दें इसे। ठीक है, ये आपको पहला मिला, और दूसरा क्या होगा, ठीक, अभी तक आप इस कॉइल के से इस कॉइल के एक्सिस पर किसी एक्स डिस्टेंस दूरी पर आप पॉइंट पी पर निकाले थे। अगर हम बोलते इस कॉइल के सेंटर निकालना हो, क्या हो जाएगा, सेंटर मतलब देखेंगे तो एक्स जो है, एक्स कुछ भी नहीं, मतलब इस पॉइंट पर, यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात आ जाए, इसका मतलब एक्स की कोई यहाँ ये पॉइंट पी उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर निकालने की बात हो रही है, तो इस कंडीशन में एक्स वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। मतलब एट सेंटर ऑफ लूप के सेंटर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0, मतलब x बराबर 0 क्यों, क्योंकि हमको इस सेंटर पे तो x को कोई भी वाली मतलब नहीं, क्योंकि ये p उठ कर यहाँ आ गया, ये x कोई मतलब ही नहीं रहा, x बराबर 0 हो जाएगा। तो हमको फार्मूला क्या मिलता है, b इक्वल म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर होगा, अब इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो यहाँ 0 होगा, 3/2, यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, ये 2 हो गया, अब ये आर स्क्वायर प्लस 0 आर स्क्वायर रहेगा, पावर 3/2, यहाँ से मिलेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ से हमको रिलेशन मिलेगा, मतलब फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r³। ठीक है, समझ रहे हैं। तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या रहेगा, अगर ये r और x की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, यहां देख लीजिए कि इफ, अरे देखिए लिख दो, अच्छा, इफ r इक्वल टू एक्स, यदि r जो हमारा x के बराबर है, उस टाइम का फॉर्मूला क्या मिलेगा, यहाँ था क्या, b इक्वल म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, अब इस x के जगह पर हम r रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 3/2, क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर अगर 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, अब 2 तो मल्टीप्लाई होता है 4 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 4 आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, b इक्वल म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 4
4 आर लिख दीजिए, सीधा लिख दीजिए 4r की पावर 3। ठीक है, ठीक, ओके, क्वेश्चन आप ले लीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे स्ट्रेट वायर, मतलब इसकी लेंथ रहेगी, फेंट लेंथ रहेगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा क्या रहेगा कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।